हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, परीक्षा मंथन एक करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है। काफ़ी हम लोगों ने टॉपिक कवर कर चुके हैं इसके पहले। राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, विधि और न्याय, ठीक है। अर्थव्यवस्था शुरू हो गया है जिसमें काफ़ी टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी एक दो वीडियोस में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद शुरू होगा दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे, फिर आपका बजट, केंद्रीय बजट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं हैं, अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, उसी को ध्यान में रखकर हम ये करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आए तो शेयर करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यनीति 2019 से 2024। इसमें दोस्तों, जो इसमें हालिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2019 से लेकर 2024 तक की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। ठीक है। इसका दोस्तों, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब ये एक ऐसा वित्तीय एक ऐसा काउंसिल है, एक ऐसा परिषद है जो इंक्लूजन की बात करता है, जो वित्तीय समावेशन की बात करता है। ठीक है। दरअसल ये है क्या दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 से लेकर 2024 तक की अवधि के लिए, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक जो है स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है, कार्यनीति तैयार की है, जिसको कहते हैं वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा इसको जो अनुमोदित किया गया है। अब दोस्तों, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब क्या है, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति। इसमें दोस्तों, वर्तमान में पूरे विश्व में तेजी से वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास के चालक और गरीबी उन्मूलन के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 7 सतत विकास लक्ष्यों में इसकी चर्चा की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो दोस्तों, उसमें जो है 7 सतत विकास लक्ष्यों में इसकी जो है चर्चा की गई है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी बात की गई है। एजेंडा 21 की तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया गया था दोस्तों। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो आप जाके रिवाइज कर लीजिए। सतत विकास दोस्तों उसको कहते हैं कि भविष्य की ज़रूरत को ध्यान में रखकर वर्तमान में जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसको ख़त्म किए बिना भविष्य की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। भारत में भी समयपूर्ण और समयबद्ध तरीकों से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति से औपचारिक वित्त तक का पहुंच बढ़ने से रोजगार के सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा आर्थिक मोर्चे पर हानि की संभावना कम होगी और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकेगा। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, मतलब इसका जो एम क्या है, किस लिए इसको बनाया गया है। तो इस कार्यनीति के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य मार्च 2020 तक हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 500 परिवार समूह तक बैंकिंग पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है। मतलब दोस्तों, इसमें ये बात कर रहे हैं कि इसका जो उद्देश्य है कि मार्च 2020 तक, ठीक है, ये एक्चुअली पुराना हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 5 महीने का ये जनवरी से लेकर मई करंट अफेयर ये कवर किया है, तो जनवरी से लेकर मई तक के बीच में मार्च 2020 का जो भी अपडेट रहा हो इसमें दिया हुआ है। इसमें यह बताया गया कि जो मार्च 2020 में हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है। आरबीआई के अनुसार इसका एक उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति की मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो। मतलब दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विस की बात की जा रही है
कि मोबाइल के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए 2024 तक हर कोई इससे अछूता न रहे। ठीक है, हर व्यक्ति, मतलब एडल्ट की बात की जा रही है, कि जब वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नामांकन किया गया है को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत नामांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर को पूरी तरह से प्रारंभ करने की योजना भी है, ताकि नागरिकों के साख प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के मामले में भी अधिकृत वित्तीय संस्थाएं इसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकें। अब दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन क्या है। इसमें दोस्तों वित्तीय समावेशन के तहत एक सुनिश्चित किया जाता है, वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके। मतलब दोस्तों, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी इससे लाभान्वित जो है उसको इसका लाभ मिल सके, अछूता ना रहे कोई। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित ना रहे। इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है, ताकि गरीब व्यक्ति को बचत करने के साथ साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति से जहां एक और समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को अपनी ज़रूरत तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण के दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, इसके फलस्वरूप दोस्तों, धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा मिलेगा। अब दोस्तों अगला टॉपिक जो है 15वां वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसके बारे में बात करता है। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने संसद के समक्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के विभाजन का विस्तृत विश्लेषण कर विभिन्न सिफारिशें की गई है। दोस्तों फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है, वित्त आयोग की बात कर रहा है। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल में दोस्तों इसका जो है मतलब इसके बारे में जिक्र किया गया है, संविधान में इसको मेंशन किया गया, आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो एन.के. सिंह के द्वारा की गई थी। उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसका जो कंक्लूजन निकला, जो निष्कर्ष निकला, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्तीय आयोग, दोस्तों याद रखिएगा ये 15वां जो है फाइनेंशियल कमीशन था जो कि दोस्तों सबमिट किया गया था। ठीक है, ये जो मतलब सबमिट किया गया है अंतरिम रिपोर्ट, अभी ये चलेगा ये जो है 2020-21 हेतु राज्यों के लिए। फिलहाल 15वें वित्त आयोग जो है दोस्तों ये चल रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो अध्यक्षता की गई थी वो एन.के. सिंह के द्वारा की गई थी और इन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लगभग पूर्ववर्ती आयोग जो 14वां वित्त आयोग की सिफारिशों को ही संरक्षित रखा। मतलब उसको एज यूजुअल जो पहले का रिपोर्ट दिया गया था उसको ऐसे ही उन्होंने मतलब उसको ऐसे ही जो है संरक्षित रखा हुआ, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की गई है। मतलब ध्यातव्य है कि आयोग ने इस विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, जो कि अब 42% थी, जब तक 42% थी, ठीक है, मतलब कम करने की बात की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी में हो रही कटौती साधारणतया पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में हिस्से के बराबर है, जो कि 0.85% थी, ठीक है। मतलब दोस्तों वहाँ पे लेजिस्लेटिव स्टेट बनने के वजह से जो है कटौती करने की बात की जा रही है, खर्चा वर्चा ज़्यादा बढ़ गया। केंद्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू
कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, इसके लिए कटौती की बात ये कर रहे हैं। और अन्य क्या सिफारिशें रही दोस्तों? आयोग ने कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह के गठन की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व देश की जीडीपी का लगभग 17.5% था। आयोग का विचार है कि देश का वास्तविक कर राजस्व अनुमानित कर राजस्व स्तर से काफ़ी कम है। ठीक है, इसके अलावा 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक भारत की कर क्षमता काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। इस संदर्भ में आयोग के 3 प्रमुख सिफारिशें दी है, ये ध्यान रखिएगा। पहला है मेंस के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर आधार को व्यापक बनाना। दूसरा, कर की दरों को सरल बनाना। तीसरा, सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाना। ठीक है, कर को बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अगला इसमें जो पॉइंट है, इसमें ये कहा गया है, वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जो कि अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व का 4.31% है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर, जो जीएसटी है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब आप कमेंट में बताइए दोस्तों वो कौन सा अमेंडमेंट था। ठीक है, जो एक्ट बना था, ठीक है, कौन सा एक्ट था आप मेंशन करिए। 101, 102, 103 या 104 कौन सा एक्ट था वो आप मेंशन करिए, कमेंट में बताइए हमको। तो जीएसटी क्रियान्वयन को लेकर रिफंड में देरी और पूर्वानुमान की अपेक्षा कर संग्रह में कमी जैसी कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा, अब ये सामने भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, वित्त आयोग की बात कर रहा है दोस्तों। वित्त आयोग क्या है? ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है, मैंने आपको बताया, जिसकी स्थापना जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अंतर्गत की गई है। ध्यातव्य है कि पिछले वित्त आयोग की गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। केंद्र मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। मतलब दोस्तों ये 17 में जो है ये बनाया गया था। ठीक है, 15वां वित्त आयोग, और 17 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एन.के. सिंह जो हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। ये भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008 से 14 तक बिहार की राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है दोस्तों 2020 से 2025 तक का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अगला टॉपिक, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात कर रहा है दोस्तों। इसमें बात हो रही है कि एफडीआई में दोस्तों किस तरीके से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी एक रिपोर्ट में वर्ष 2019 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जहां कुल 49 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, यह गत वर्ष 2018 की तुलना में 16% अधिक था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मेन पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। ग्लोबल ट्रेंड मॉनिटर दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, जो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन द्वारा संकलित किया गया। ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, जिसे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन द्वारा संकलित किया गया, में कहा गया है कि वर्ष 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई, जो 1% गिरावट के साथ 1.39 खरब डॉलर रही, जबकि 2018 में ये 1.41 खरब डॉलर आकी गई। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे है, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के लिए कमज़ोर समष्टि आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक तनाव सहित निवेशकों हेतु अनिश्चित नीतियों का जिम्मेदार माना जा रहा है। ठीक है, विकासशील देश
कुल कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आधे से अधिक निवेश अपने देश में लाने में सफल रहे। दक्षिण कोरिया दोस्तों, दक्षिण एशिया जो है 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 10% की वृद्धि दर्ज हुई, जो 60 अरब डॉलर थी। और इसी के साथ साथ यूरोपीय संघ में यूरोपीय संघ में दोस्तों यूरोपीय संघ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 5%, ठीक है, एक सेकंड, 5% गिरावट देखी गई, 3.5 अरब डॉलर रही, ठीक है। यूरोपीय संघ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, 15% गिरावट देखी गई, जो 3.5 अरब डॉलर रही, ठीक है। चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 2019 में शून्य वृद्धि दर दर्ज हुई, जो 140 अरब डॉलर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा यहीं का है, यूएस से। हालांकि इसमें वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई, जो वर्ष 2016 के 254 अरब डॉलर के मुकाबले सिर्फ 25% अरब डॉलर थी, ठीक है दोस्तों। ये आज के रहा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का कुछ टॉपिक हमने कवर किया। आने वाले वीडियोस में जल्दी इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं, जैसे नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, अब ये आपका चल रहा है इकोनॉमी, उससे कुछ वीडियोस हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप जाके पिछले वीडियोस को प्लेलिस्ट से दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है परीक्षा मंथन का, उसमें जाके आप सभी जो है सीक्वेंस से लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आने वाले वीडियोस जो आपको जल्दी मैं अपलोड करता रहूँगा और जल्दी इसको कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम जल्दी है। और जिस तरीके से आयोग एग्ज़ाम करा रहा है, जिस तरीके से अभी बीईओ का जो है, देखिए एडमिट कार्ड जारी हो गया इस लॉकडाउन में, तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो एग्ज़ाम समझ लीजिए कि टाइम पर ही होगा, समय पर ही होगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।